साथियों, एक ऐसा समुदाय जिसे समाज में सबसे निम्न जगह दी गई हो, उसी समाज से आने वाले लोगों का उनकी जाति के आधार पर तरह तरह से शोषण किया गया हो और हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार उन्हें पशुओं जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया हो। आज भारतीय संविधान की बदौलत वही लोग लगभग हर क्षेत्र में अपनी कीर्ति के झंडे गाड़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे करोड़पतियों के बारे में बताएंगे जो दलित समाज से ही आते हैं, जिनका भारत से लेकर बड़े बड़े देशों में करोड़ों का बिजनेस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। शुरुआत करते हैं कल्पना सरोज से। एक समय वह था जब कल्पना सरोज प्रतिदिन 2 रुपए कमाती थीं और आज 700 करोड़ की कंपनी की मालिक हैं। कल्पना सरोज का जन्म महाराष्ट्र के अकोला जिले के छोटे से गांव रोपरखेड़ा में एक दलित परिवार में हुआ था। वह जिस परिवार में जन्मी वह काफी गरीब था। घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चलता था। कल्पना सरकारी स्कूल में पढ़ती थीं और वह हमेशा पढ़ाई में आगे थीं, लेकिन वह एक दलित थीं, जिसके कारण स्कूल में उन्हें कई समस्याएं झेलनी पड़ी। महज 12 साल की उम्र में ही उनकी शादी 10 साल बड़े आदमी से कर दी गई थी। कल्पना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह जब अपने ससुराल में गईं तो उन्हें वहां कई यातनाएं झेलनी पड़ी। वह लोग उन्हें खाना नहीं देते थे, बाल पकड़कर मारते थे, ऐसा बर्ताव करते थे कि कोई जानवर के साथ भी ऐसा न करे। इन सभी से कल्पना की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। लेकिन फिर एक बार कल्पना के पिता उनसे मिलने आए तो बेटी की यह दशा देख उन्होंने समय नहीं बर्बाद किया और गांव वापस ले आए। 16 साल की उम्र में वे मुंबई अपने चाचा के पास चली गईं। कल्पना सिलाई का काम जानती थीं, तो उनके चाचा ने उन्हें एक कपड़ा मिल में नौकरी दिलवा दी। यहां उन्हें रोजाना के 2 रुपये मिलते थे। फिर यहां से कल्पना को अपनी जिंदगी की राह मिल गई। यहां कल्पना ने देखा कि सिलाई और बुटीक के काम में बहुत स्कोप है, जिसे एक बिजनेस के तौर पर समझने का उन्होंने प्रयास किया था। उन्होंने अनुसूचित जाति को मिलने वाले लोन से एक सिलाई मशीन के अलावा कुछ अन्य सामान खरीदा और एक बुटीक शॉप को ओपन किया। फिर इसके बाद उन्हें कभी मुड़कर नहीं देखा। कल्पना जब 22 साल की हुई तो उन्होंने फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया। इसके बाद कल्पना ने स्टील फर्नीचर के एक व्यापारी से विवाह कर लिया, लेकिन वर्ष 1989 में एक पुत्री और पुत्र की जिम्मेदारी उन पर छोड़कर वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। कल्पना के संघर्ष और मेहनत को जानने वाले उसके मुरीद हो गए और मुंबई में उन्हें पहचान मिलने लगी। इसी जान पहचान के बल पर कल्पना को पता चला कि 17 साल से बंद पड़ी कमानी ट्यूब्स को सुप्रीम कोर्ट ने उसके कामगारों से शुरू करने को कहा है। कंपनी के कामगार कल्पना से मिले और कंपनी को फिर से शुरू करने में मदद की अपील की। यह कंपनी कई विवादों के चलते 1988 से बंद पड़ी थी। कल्पना ने वर्करों के साथ मिलकर मेहनत और हौसले के बल पर 17 सालों से बंद पड़ी कंपनी में जान फूंक दी। ये कल्पना सरोज का ही कमाल है कि आज कमानी ट्यूब्स 500 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी बन गई है। उनकी इस महान उपलब्धि के लिए उन्हें 2013 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया और कोई बैंकिंग बैकग्राउंड न होते हुए भी सरकार ने उन्हें भारतीय महिला बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया। इसके अलावा कल्पना सरोज कमानी स्टील्स, केएस क्रिएशंस, कल्पना बिल्डर एंड डेवलपर्स, कल्पना एसोसिएट्स जैसी दर्जनों कंपनियों की मालकिन है। इन कंपनियों का रोज का टर्नओवर करोड़ों का है। समाज सेवा और उद्यमिता के लिए कल्पना को पद्मश्री और राजीव गांधी रत्न के अलावा देश विदेश में दर्जनों पुरस्कार मिल चुके हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं राजेश सरैया। उद्योगपति राजेश सरैया का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर के सरैया सानी गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इन्हें आज देश का पहला दलित अरबपति माना जाता है। आज राजेश सरैया का कारोबार भारत से बाहर यूक्रेन, रूस, जर्मनी, इस्तांबुल, दुबई और तियानजिन जैसे कई देशों में फैला है। स्टील माउंट की वेबसाइट के मुताबिक वर्तमान में इनकी कंपनी का टर्नओवर $350 मिलियन यानी लगभग 27 अरब रुपए है। रिपोर्टों के अनुसार राजेश सरैया की शुरुआती पढ़ाई भारत में ही हुई, देहरादून में। इसके बाद उन्होंने रूस में एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में उन्होंने स्टील माउंट कंपनी की शुरुआत की। रिपोर्टों के मुताबिक मेटल में ट्रेडिंग करने वाली राजेश की कंपनी का बेस यूक्रेन में है। उनकी कंपनी ब्रिटेन में ट्रेडिंग करती है। हालांकि राजेश को अपने वतन भारत से प्यार है। उनका इरादा भी अगले कुछ सालों में भारत में ही बसने का है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह भारत में फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलना चाहते हैं। राजेश को भारत सरकार की ओर से 2 बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। इसमें 2014 का पद्मश्री और 2012 का प्रवासी भारतीय अवार्ड शामिल हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं रतिभाई मकवाना। ये दुनिया के जाने माने अरबपतियों में से एक हैं। बचपन में रतिभाई मकवाना को ऊंची जातियों के बच्चों के साथ खेलने की अनुमति नहीं थी। बाद में गुजरात के भावनगर के पास राणपुर में बड़े होने के दौरान उन्हें स्थानीय चाय की दुकान पर भी अपनी जगह की याद आती थी। वे याद करते हैं, दुकान के बाहर एक टूटा हुआ कप रखा हुआ था। मुझसे उम्मीद की जाती थी कि मैं इसे साफ करूं
और फिर दुकानदार बिना किसी शारीरिक संपर्क के दूर से ही हमें खाना परोसेगा। 59 वर्षीय मकवाना अब अहमदाबाद स्थित गुजरात पिकर्स इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक हैं और प्लास्टिक बिचौलियों के 380 करोड़ रुपए के कारोबार पर उनका कब्जा है। 4 समूह कंपनियों, एक वैश्विक उपस्थिति, अफ्रीका और विविधीकरण योजनाओं के साथ मकवाना उस लेदर पिकर्स इकाई से बहुत आगे निकल आए हैं जिसे उनके पिता गलाभाई ने 50 साल पहले स्थापित किया था। वे कहते हैं, अब लोगों को हाथ मिलाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन कई बड़ी कंपनियां अभी भी हमारे साथ जुड़ने में सहज नहीं हैं। हालांकि राणपुर में लोग उनके परिवार को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। यहां तक कि जो बैंक उन्हें वित्त पोषित करने में अनिच्छुक थे, वे भी आज गुजरात पिकर्स के साथ काम करने में खुश हैं। भावनगर में भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक ए अस्थाना कहते हैं, बैंकों ने कभी निम्न जाति के उद्यमियों की क्षमता को नहीं समझा। उन्हें हमेशा लगता था कि मालिक या तो भाग जाएगा या फिर व्यवसाय को कुशलता से नहीं चला पाएगा। आजादी से पहले के भारत में कई दलितों की तरह मकवाना के पिता भी खेत मजदूर के तौर पर काम करते थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध ने कपड़ा मिलों में छोटी मशीन के पुर्जों के रूप में इस्तेमाल होने वाले चमड़े के पिक्कर के आयात पर रोक लगा दी, तो उन्होंने उन्हें बनाना शुरू करने का फैसला किया। 1961 में 18 साल की उम्र में और कॉलेज में 1 साल बिताने के बाद रतिभाई मकवाना पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हो गए। उन्होंने इसे बेहतर के लिए बदल दिया। शुरू में ही उन्हें एहसास हो गया था कि विदेशी बाजारों में अवसर अधिक हैं और मार्जिन अधिक है। वे अहमदाबाद में चमड़ा बीनने वाली इकाइयों में जाते थे जो बड़े निर्यातक थे। मकवाना ने भी दक्षिण एशिया में उत्पादों का निर्यात करना शुरू कर दिया। 70 के दशक के मध्य में मोड़ तब आया जब एशिया में चमड़ा बीनने वालों के एक बड़े निर्यातक थाईलैंड ने 50% निर्यात शुल्क लगाया। मकवाना ने अपने बैंकरों को सिंगापुर, हांगकांग और मलेशिया को बड़ा ऑर्डर निर्यात करने के लिए अपनी अर्ण सीमा 30,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने के लिए राजी किया। वे कहते हैं, इसके बाद हमारे निर्यात में अच्छी वृद्धि हुई। 1980 में उन्होंने प्लास्टिक पिक्कर के कारोबार में विविधता ला दी। चौथे नंबर पर आते हैं अशोक खाड़े। सड़क पर सोने वाला, भूखे पेट रहने वाला एक गरीब आदमी अपनी मेहनत की बदौलत देखते देखते कुछ वर्षों में अरबपति कारोबारी बन गया। ऐसी कहानी फिल्मों में ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन हम आपको जिस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं उसके संघर्ष की दास्तां भले ही आपको फिल्मी लगे, पर हकीकत में 16 आने सच है। कभी भूखे पेट सोने वाला और मजदूरी करके महीने के 90 रुपये महीने कमाने वाला एक शख्स आज करोड़ों की कंपनी का मालिक है। ये कहानी महाराष्ट्र के सांगली जिले से ताल्लुक रखने वाले अशोक खाड़े की है। बचपन में घर में गरीबी देखने वाले अशोक खाड़े आज मुंबई के जाने माने उद्योगपतियों में से एक हैं। कभी महीने में 100 रुपये कमाने वाले अशोक खाड़े की कंपनी का सालाना टर्नओवर आज 500 करोड़ रुपए है। आइए जानते हैं आखिर कैसे इस अमीर उद्योगपति ने यह मुकाम हासिल किया। अशोक खाड़े और उनके परिवार ने किसी जमाने में खूब गरीबी देखी। आलम यह था कि 6 भाई बहनों के बीच अक्सर खाने पीने के लाले रहते थे। इस वजह से अशोक खाड़े को खाली पेट सोना पड़ता था। उन्होंने यह हालात बचपन में देखे थे। इस गरीबी के चलते उनके पिता मुंबई चले गए और काम करने लगे, लेकिन फिर भी परिवार का पेट पालने में ज्यादा समर्थ नहीं रहे। पारिवारिक गरीबी के बाद भी अशोक खाड़े ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, क्योंकि वह इस बात पर अड़े थे कि घोर गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता शिक्षा है। आगे की पढ़ाई के बाद अशोक खाड़े अपने बड़े भाई के पास रहने के लिए मुंबई चले गए। इस बीच उनके भाई ने मझगांव डॉकयार्ड में प्रशिक्षु वेल्डर के रूप में रोजगार हासिल कर लिया था। उनके भाई ने उनसे कॉलेज में दाखिला लेने का आग्रह किया, जिन्होंने उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता देने का भी वादा किया। अशोक खाड़े ने कॉलेज की फीस भरने के लिए ट्यूशन देना शुरू कर दिया। डिप्लोमा के बाद वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते थे, लेकिन अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए प्रशिक्षु के तौर पर काम किया, जहां उन्हें 90 रुपए मासिक वजीफा मिलता था। अशोक खाड़े को जहाज डिजाइनिंग और पेंटिंग का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद उन्होंने जहाजों को डिजाइन किया और 4 साल बाद उन्हें स्थायी ड्राफ्ट्समैन के रूप में नियुक्त किया गया। उनका मासिक वेतन बढ़कर 300 रुपये हो गया। इस दौरान अशोक खाड़ ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और ग्रेजुएशन पूरा किया। 4 साल तक सर्विस करने के बाद अशोक खाड़े का कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। इस दौरान उन्हें कंपनी की ओर से जर्मनी की यात्रा करने का मौका मिला और नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने को मिला। इसके बाद उन्होंने और उनके भाई ने भारत में अपना खुद का व्यवसाय दास ऑफशोर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड शुरू किया। शुरुआत में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। आज उनके क्लाइंट्स में ONGC, ब्रिटिश गैस, हुंडई, SR, L&T और अन्य शामिल हैं। कंपनी ने अब तक 100 समुद्री परियोजनाएं पूरी कर ली हैं। अशोक खाड़े की कंपनी 4,500 लोगों को नौकरी दे रही है और इसका वार्षिक राजस्व 500 करोड़ रुपए से अधिक है। 5वें नंबर पर आते हैं हरिकिशन पिप्पल।
हरिकिशन पिप्पल किसी वक्त रिक्शा चलाकर जीवन का गुजारा करने पर मजबूर थे। आज वे न सिर्फ एक कामयाब उद्यमी हैं, बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी के चलते दुनिया के सामने कामयाबी की मिसाल पेश कर दी है। हरिकिशन पिप्पल का जन्म आगरा के बहुत गरीब घर में हुआ। उनके घर में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ मुश्किल से हो पाता था। पिप्पल के पिता जूते की मरम्मत की दुकान चलाकर जैसे तैसे घर चलाते थे। इस वजह से हरिकिशन छोटी उम्र में ही मेहनत मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए। इन हालात के बाद भी हरिकिशन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। हरिकिशन के सपने इतने बड़े थे कि उन्हें यह अंदाजा था कि गरीबी को शिक्षा के जरिए ही हराया जा सकता है। इसके बाद एक दिन पिप्पल के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनकी दुकान बंद हो गई। परिवार चलाने की जिम्मेदारी हरिकिशन के कंधे पर आ गई थी। कोई भी पिप्पल को काम देने को तैयार नहीं था। उसके बाद एक रिश्तेदार की मदद किराए पर रिक्शा लिया और चलाना शुरू कर दिया। कुछ महीने तक इससे उनके परिवार का गुजारा चला। पिता के निधन के बाद मां ने पिप्पल की शादी करा दी। हरिकिशन को घर चलाने के लिए उन्हें अधिक पैसे चाहिए थे, इसलिए उन्होंने 80 रुपये पगार पर फैक्ट्री में मजदूरी शुरू कर दी। साल 1975 में बैंक से लोन लेकर अपनी पुश्तैनी दुकान फिर से खोली। पारिवारिक विवाद के चलते पिप्पल को घर छोड़ना पड़ा और उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। घर छोड़ने के बाद हरिकिशन ने जूते बनाने शुरू कर दिए। हरिकिशन को स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से 10,000 जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर मिला। इसके बाद पिप्पल ने हेरिक्सन नाम से अपना ब्रांड लॉन्च किया और मार्केट में छा गए। काम बढ़ने के बाद पिप्पल ने पीपल्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई। जूते के कारोबार में सफलता पाने के बाद पिप्पल ने रेस्टोरेंट और हॉस्पिटल बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाई और सफल रहे। गरीबी से लेकर आर्थिक तंगी समेत कई मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी हरिकिशन पिप्पल ने हिम्मत नहीं हारी। पिप्पल ने अपनी कोशिश जारी रखी और हर मुश्किल से कोई न कोई सीख ली। आज हरिकिशन पिप्पल का कारोबार 100 करोड़ रुपए को पार कर गया है। छठे नंबर पर आते हैं सरथ बाबू एलुमलाई। सरथ बाबू एलुमलाई फूड किंग के संस्थापक और सीईओ हैं। पेप्सी, एमटीवी यूथ आइकॉन, CNN, IBN अवार्ड फॉर यंग लीडर ने उन्हें सम्मानित किया है। 2009 में सरथ बाबू एलुमलाई चेन्नई दक्षिण से लोकसभा चुनाव में चुने गए थे। उनका जन्म 10 नवंबर 1979 को हुआ था। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी से शिक्षा में डिग्री प्राप्त की है। सरथ बाबू का जन्म चेन्नई, तमिलनाडु, भारत के एक उपनगर मदिपक्कम में हुआ था। उनके 4 भाई बहन थे और परिवार का भरण पोषण उनकी मां दीपा रमानी, जो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थीं, उन्होंने इडली बनाने जैसे कई अन्य काम भी किए, जिन्हें सरथ बाबू स्कूल जाने से पहले बेचा करते थे। सरथ ने अपनी स्कूली शिक्षा किंग्स मैट्रिकुलेशन स्कूल से की। उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पोलारिस के साथ 3 साल तक काम किया। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर किया। अपनी प्रबंधन शिक्षा पूरी करने के बाद सरथ बाबू ने 2 साल तक काम किया। 2006 में उन्होंने संस्थानों को भोजन पहुंचाने के लिए 2000 रुपए की बीज पूंजी के साथ फूड किंग की शुरुआत की। 2011 तक यह भारत में 6 स्थानों पर 8 करोड़ के वार्षिक कारोबार के साथ काम करता है। सरथ बाबू ने 2009 के लोकसभा चुनावों के दौरान चेन्नई दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और 15,000 से अधिक वोट हासिल करने में सफल रहे। 2010 में वह एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल देसिया मुरप्पोक्कु द्रविड़ कड़गम में शामिल हो गए, लेकिन बाद में पार्टी छोड़ दी। 2022 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में उन्होंने वेलाचेरी निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में फिर से चुनाव लड़ा। वह चुनाव हार गए। 7,500 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। 7वें नंबर पर आते हैं रवि कुमार नर्रा। रवि कुमार नर्रा भारत में एक दलित अरबपति हैं। वे आदित्य निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक और दक्षिण भारत के समन्वयक हैं। वे आंध्र प्रदेश DICCI के अध्यक्ष भी हैं। वे शांति चक्र फाउंडेशन के संस्थापक हैं। वे दलित समुदाय के उत्थान के लिए अपने प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें 2014 में भारत सरकार द्वारा समाज के लिए उनकी सेवाओं के लिए 4थे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। रवि कुमार नर्रा का जन्म 1 सितंबर 1963 को शंकरैया नर्रा के घर हुआ था, जो दिहाड़ी मजदूर थे। उनके परिवार के पास आर्थिक रूप से बहुत कम संसाधन थे। सिकंदराबाद की एक झुग्गी में, जिसे आमतौर पर दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में हैदराबाद के जुड़वां शहर के रूप में जाना जाता है, उन्होंने विज्ञान में स्नातक BSSC किया और कानून में अपनी शिक्षा जारी रखी और स्नातक की डिग्री LLB और बाद में LLM की मास्टर डिग्री हासिल की। उन्होंने पत्रकारिता, DJ और पब्लिक रिलेशन में डिप्लोमा भी हासिल किया। नर्रा ने दलितों के बीच नेटवर्किंग विकसित करने के लिए एक सेवा संगठन शांति चक्र फाउंडेशन की स्थापना की। यह BR अम्बेडकर के दर्शन को बढ़ावा देता है और अंधविश्वासों के खिलाफ शिक्षा देता है।
फाउंडेशन दलितों, विशेष रूप से युवाओं के लिए कई विषयों पर साप्ताहिक कक्षाएं चलाता है। 8वें नंबर पर आते हैं राजनायक। राजनायक कई क्षेत्रों में फैले कई व्यवसाय चलाते हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और लॉजिस्टिक्स, कोरोगेटेड पैकेजिंग, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, रियल एस्टेट और बेंगलुरु और मुंबई में वेलनेस शामिल हैं, जिनमें से सबसे बड़े व्यवसाय का वार्षिक कारोबार 60 करोड़ रुपए का है। कर्नाटक के एक सुदूर गांव से राजनायक के माता पिता बेंगलुरु चले गए थे, जहां वे गरीबी में रहते थे। 17 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म से प्रेरित होकर वह बड़ा बनने की चाह में मुंबई भाग गए। जब उसका उद्यम विफल हो गया तो वह घर वापस आ गया, लेकिन बेंगलुरु की सड़कों पर टी शर्ट और जूते बेचकर अपना काम जारी रखा। आज वह अक्षय एंटरप्राइजेज, स्काईलाइन इंफ्रा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, जाला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड और नायक पावर सिस्टम जैसे उद्यम चलाते हैं। 90वें नंबर आते हैं भगवान गवई। मजदूर से मालिक बने प्रमुख दलित उद्यमी भगवान गवई का जन्म महाराष्ट्र के सिंदखेड़ में हुआ। उनका बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। पिता बेलदार थे और मां भी खेतों में मजदूरी करती थी। पिता की असमय मृत्यु होने से घर परिवार की सारी जिम्मेदारी मां पर आ गई। मां ने मेहनत मजदूरी कर अपने 4 बच्चों, 2 बेटों और 2 बेटियों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करना शुरू किया। एक समय हालात इतने खराब हुए कि 2 जून रोटी का इंतजाम करना भी बहुत ही मुश्किल हो गया था। काम की तलाश में भगवान गवई की मां मुंबई अपने बच्चों के साथ आ गई। भगवान गवई की मां को मुंबई के कांदिवली इलाके में महिंद्रा एंड महिंद्रा की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मिल गया। राहत वाली बात यह भी थी कि मां को अपने बच्चों के साथ रहने के लिए वहीं पर एक झोपड़ी मिल गई। मुंबई चूंकि बहुत ही बड़ा शहर है, मां को बच्चों को दूर स्कूल भेजने में डर लगता था। इसी कारण 2-3 साल तक बच्चों की पढ़ाई छूट गई थी। बाद में उन्हें कांदिवली के ही म्यूनिसिपल स्कूल में भर्ती करवाया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद साइट का काम पूरा हो गया और इस परिवार का घर और काम दोनों छूट गए। भगवान गवई मां को दूसरी जगह काम मिल गया। काम के लिए इस बार मां को मुंबई से दूर महाराष्ट्र के ही रायगढ़ जिले के खोपोली जाना पड़ा। यहां पर स्टील का प्लांट बनाया जा रहा था। भगवान गवई की मां और उनके बड़े भाई को यहां काम मिल गया, लेकिन एक बार बाद उन्हें फिर से अपना ठिकाना बदलना पड़ा। इस बार परिवार को काम के लिए नासिक जाना पड़ा, जहां तापड़िया टूल्स के सातपुर प्लांट में उन्हें मजदूरी का काम मिला। चूंकि मां और बड़े भाई दोनों मजदूरी कर रहे थे, भगवान गवई की पढ़ाई नहीं छूटी और वे 5वीं क्लास में पहुंच गए। लेकिन नासिक में भी ज्यादा दिन काम नहीं चला और मां और बड़े भाई को इस बार रत्नागिरी जाना पड़ा। भगवान गवई की 5वीं की पढ़ाई अधूरी थी, इसीलिए वे पढ़ाई पूरी करने तक नासिक की साइट पर ही कुछ महीने रुक गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान गवई जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, वहां का माहौल काफी अच्छा था। वे पढ़ाई में होशियार थे। इसी वजह से उन्होंने तय किया कि वे पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ कर दिखाएंगे। उन्हें जैसे ही स्कूल से छुट्टियां मिलती, वे भी मजदूरी करते। छोटी उम्र में भी वे मिस्त्री से लेकर कारपेंटरी तक का काम सीख गए थे। 1978 में भगवान गवई ने अखबार में एक विज्ञापन देखा। विज्ञापन था विश्वविख्यात कंपनी लार्सेन एंड टूब्रो में नौकरी का। विज्ञापन देखकर भगवान गवई ने नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। उन्हें नौकरी मिल गई और वे कंपनी में इंटरमीडिएट क्लर्क बन गए। नौकरी की वजह से आर्थिक तंगी मिटने लगी, लेकिन भगवान गवई ने नौकरी के साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1982 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL ने SSC ST कोटे में भर्ती करने की मुहिम चलाई। भगवान गवई यहां मैनेजमेंट ट्रेनी चुन लिए गए। उधर वे बैंक की परीक्षा भी पास कर चुके थे, लेकिन उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में न जाकर पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आने का फैसला लिया, जो आगे जाकर उनके जीवन का सबसे अहम और सही फैसला साबित हुआ। साल 2003 में भगवान गवई ने बकी के साथ मिलकर बकी फ्यूल कंपनी की शुरुआत की। इसमें उनका शेयर 25% था। बकी की मार्केट में अच्छी जान पहचान थी, इस वजह से तेल का कारोबार शुरू हो गया। दोनों पार्टनर रिफाइनरी से तेल खरीदकर दुनिया भर में बेचते थे। कारोबार अच्छी तरह चल रहा था, तभी बकी की मां का निधन हो गया और उन्होंने कारोबार समेट लिया। फिर कजाकिस्तान में एमराल्ड एनर्जी नामक कंपनी के मालिक ने यही काम भगवान गवई को अपने साथ करने का ऑफर दे दिया और 1-1.5 साल में शेयर देने का वादा भी किया। मेहनती और होनहार भगवान गवई की मेहनत रंग लाई और साल 2008 तक इस कंपनी का टर्नओवर $400 मिलियन तक पहुंच गया। लेकिन शेयर देने के वक्त कंपनी का मालिक मुकर गया। इससे आहत होकर भगवान गवई ने फैसला किया कि अब वे अपनी कंपनी शुरू करेंगे। 10वें नंबर पर आते हैं मिलिंद कांबले। मिलिंद कांबले की कहानी की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य में लातूर जिले के चौबली गांव से शुरू होती है। इसी गांव में 17 फरवरी 1967 को उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ। उनके पिता प्रहलाद भगवान कांबले पिता जिला परिषद स्कूल में शिक्षक थे, जबकि मां यशोदा गृहिणी और अशिक्षित थीं। मिलिंद का जन्म दलित परिवार में हुआ। वे अपने माता पिता की पहली संतान हैं। मिलिंद के पीछे एक छोटा भाई और एक बहन है।
बड़ी बात यह है कि मिलिंद कांबले और उनके पिताजी दोनों जातिगत भेदभाव और छुआछूत का शिकार नहीं रहे। जिस दौर में मिलिंद कांबले का जन्म हुआ था, उन दिनों सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि भारत के कई हिस्सों, खासकर गांवों में दलितों और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ जाति के नाम पर भेदभाव, शोषण, हिंसा और छुआछूत की घटनाएं आम बात थीं। बड़ी बात तो यह है कि मिलिंद कांबले की पहल और कोशिशों का ही नतीजा है कि हर साल हजारों दलित उद्यमी बन रहे हैं और अपने घर परिवार, समुदाय, समाज के साथ साथ देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे हैं। इस नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत करने से पहले मिलिंद कांबले ने पहले खुद को कारोबार की दुनिया में स्थापित किया। उद्योग जगत में धन दौलत और शोहरत हासिल कर लेने के बाद मिलिंद ने खुद को दलितों के उत्थान और विकास से जुड़े कामों में समर्पित कर दिया। एक साधारण दलित परिवार में जन्मे मिलिंद ने ज्यादा से ज्यादा दलितों को कामयाब कारोबारी बनाने का असाधारण जन आंदोलन शुरू किया। अगर मिलिंद चाहते तो अपने कारोबार पर पूरा ध्यान देते हुए तेजी से तरक्की कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दलितों की मदद करने की जिम्मेदारी ली। मिलिंद इन दिनों अगले 10 सालों में देश को कम से कम 100 अरबपति देने का सपना लेकर जी रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि उनकी कोशिशें रंग लाएंगी और उनका सपना साकार होगा। इस बात में भी दो राय नहीं कि मिलिंद की कोशिशें कामयाब हो रही हैं। ये उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि दलित उद्यमियों की एक फौज खड़ी हुई है और इस फौज के सेनानियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दलित समाज के लोग अब सिर्फ नौकरियों की ओर भी नहीं देख रहे हैं, वे कारोबार की दुनिया में आकर अपने सपनों को साकार करने की भी सोच रहे हैं। एक दलित स्कूली मास्टर के बेटे के कामयाब कारोबारी और फिर कामयाब क्रांतिकारी बनने की कहानी काफी दिलचस्प है। मिलिंद कांबले की कहानी प्रेरणादायक कहानी भी है। तो दोस्तों, ये थे भारत के प्रसिद्ध दलित करोड़पति जिनके बारे में आपने जाना। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।